तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा। हालांकि हर कहानी से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलता है, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद शायद इंसानियत को जो एक धागा जो जोड़ रहा था हम लोगों से, ये धागा भी आज टूट जाएगा, क्योंकि आज की कहानी इतनी खतरनाक और इतनी हैरान करने वाली है। तो सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है चंदौली ज़िले से। चंदौली ज़िले में बात है पिछले महीने की, लगभग 27-28 तारीख का दिन रहा होगा, दोपहर का वक्त। अचानक से जो चंदौली की पुलिस है उसको फ़ोन जाता है। अब फ़ोन जाता है, फ़ोन करने वाला बताता है कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और बॉडी देखने के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बड़ी निर्दयता के साथ मार के फेंका है। अब पुलिस वाले जैसे इस बॉडी की खबर सुनते हैं तो फ़ौरन भाग के पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस डेड बॉडी को कब्ज़े में लेते हैं। लेने के बाद फिर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं, और लाश को देखते ही लग रहा था कि जिसने भी मारा है बड़ी बेरहमी से मारा है, और मारने का तरीका बता रहा था कि जो भी मार रहा है ये कोई बहुत पुरानी रंजिश रही होगी, कोई बदला रहा होगा, या फिर कोई ऐसी बात रही होगी जिसमें जो कातिल था इस शख्स को मारने के लिए जैसे मानो सालों से इंतज़ार कर रहा था। अब पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। आसपास के इलाकों में इत्तला करते हैं कि कोई ऐसा है जिसके घर का कोई गायब हो, एक लड़का। आसपास के इलाकों में खबर देते हैं, इधर उधर फ़ोटो वायरल करते हैं, तस्वीरें भेजते हैं। आसपास के थानों में पता करते हैं कि कोई गायब हो, कोई गुमशुदगी की कंप्लेन। अब कुछ देर तक तो ये जांच पड़ताल करते रहते हैं, लेकिन जब 72 घंटे बीत जाते हैं और कहीं से कोई क्लू, कहीं से कोई और चीज़ नहीं मिलती, तो फिर जो एक तरीका होता है कि कुछ टाइम तक इंतज़ार करने के बाद बॉडी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो फिर बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन इसी बीच 29 तारीख को बनारसी में, जो बनारस है वाराणसी, वहीं के एक थाने में, जो 80 घाट के बगल का एक थाना था, वहाँ पे एक महिला आती है। आने के बाद कहती है कि साहब मेरा जो बेटा है वो गायब है। अब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उस पर वो महिला बताती है कि मेरा नाम मीरा है, ये मेरे पति हैं रामकिशोर यादव, और मेरा जो बेटा है 22 साल का देवांश यादव। हम तीनों लोग फारुखाबाद के रहने वाले हैं, फर्रुखाबाद के। वहीं से मेरा बेटा 25 तारीख को बनारस आया था घूमने के लिए। 25 तारीख को आया तो बातचीत हुई, उसके बाद फिर 26 को भी बातचीत हुई, लेकिन 26 से पता नहीं क्या हो गया है कि जो मेरा बेटा है ना, उसका फ़ोन लग रहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। साथ ही हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन तो स्विच ऑफ बता रहा, लेकिन सामने से अभी तक मेरे बेटे ने कोई कॉल भी नहीं किया। तो ये मान सकते हैं कि फ़ोन को कुछ हो गया हो, या फिर फ़ोन खो गया हो, या फिर किसी ने चोरी कर लिया हो। लेकिन इतने दिनों तक बेटे का फ़ोन न करना, ये बात साहब हम लोगों को परेशान कर रही है। इसलिए अगर आप खोज देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अब पुलिस वाले उस महिला और उसके पति की बात सुनते हैं। सुनने के बाद एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कागज़ पे औपचारिक रूप से नोट कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब वो महिला अनजान शहर, अनजान जगह, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कहाँ रुके, क्या करे। इधर बेटा गायब और परेशान। दर बदर वो ठोकरें खाती रही, दिन प्रतिदिन दिन गुजरता रहा। इसी बीच एक महिला उससे मिलती है जिसका नाम था सीमा चौधरी। सीमा चौधरी से उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात करने के बाद सीमा चौधरी पूछती है कि क्या हुआ। उस पर वो महिला फफक फक के रोती है। रोते हुए बताती है कि जो मेरा बेटा है देवांश 3-4 दिन पहले बनारसी आया था। आने के बाद 1-2 दिन तक तो उसका फ़ोन आता है, लगातार बातें करता है, वीडियो कॉल पे बताता है कि वो कहाँ घूम रहा, क्या कर रहा। लेकिन फिर अचानक से ना उसका फ़ोन आ रहा है, ना ही हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन लग रहा। कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं। इसीलिए हम लोग बड़े परेशान हैं और पुलिस में आए हैं कंप्लेन करने, तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। अब जैसे ये महिला सीमा चौधरी जो थी ये बात सुनती हैं, तो सुनने के बाद अपनी टीम को फ़ोन करती हैं और अपनी पूरी टीम को बुला लेती हैं। दरअसल ये जो सीमा चौधरी थी एक सोशल वर्कर थी और इनका एक फाउंडेशन चलता था। तो अपनी पूरी टीम को बुलाती हैं। बुलाने के साथ फिर इस महिला को कहती हैं कि आप कहाँ रह रही हैं। उस पर वो जो महिला थी मीरा, वो बताती हैं कि अब अनजान शहर है, अनजान जगह है, तो कहीं होटल देख रहे हैं। अब जब तक बेटा मिल नहीं जाता तो जाएंगे नहीं, तब तक किसी होटल में रहेंगे। अब जैसी ये बात सीमा चौधरी सुनती हैं
तो बाकायदा रहने खाने का पूरा इंतज़ाम करवाती हैं। इंतज़ाम करवाने के साथ साथ अपने घर पे लेके जाती हैं, कहती हैं कि आप लोग आराम कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, आपको बेटे को जो खोजना है उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर थाने वाले नहीं सुन रहे हैं तो फिर कहीं और चलते हैं, ऊंचे अफसरों के पास। अब एक अनजान शहर हो, वहाँ पे इस तरह से मदद मिलना, मानो जो उस महिला के पुण्य थे कहीं ना कहीं फल रहे थे, शायद कुछ पिछले जन्म के अच्छे काम रहे होंगे। बहरहाल वो महिला जो मीरा थी और उसके जो पति थे रामकिशोर यादव, ये दोनों लोग आराम करते हैं। आराम करने के साथ साथ अब सीमा जो थी इनको लेके कभी वाराणसी, कभी लखनऊ, कभी कहीं और, कभी कहीं और, लगातार अलग अलग जगहों पे चक्कर लगाती हैं। हर उस दरवाजे को खटखटाती हैं जहाँ से कुछ मदद हो सकती थी। हर उस पुलिस वाले के पास जाती हैं, हर उस पुलिस वाले से कंप्लेन दर्ज करवाती हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिलती। देखते देखते वक्त भी गुजरता चला गया, दिन लगातार बीतता रहा। ये लोग 29 तारीख को पहुँचे थे, इधर जून का महीना लग गया। जून भी अब धीरे धीरे गुजरने लगा। जो माँ बाप थे बेचारे इधर उधर अब घूम रहे हैं, इधर उधर तलाश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो सकता था पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो देवांश यादव था, बनारस में ही। उससे भी पूछताछ करते हैं कि क्या तुमसे मिला था। वो जो गर्लफ्रेंड थी वो बताती है कि नहीं, मैं तो गांव आई हूँ अपने घर पे, और मुझसे भी बातचीत नहीं हुई। मैं भी परेशान थी, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कहीं बिजी हो। अब गर्लफ्रेंड को भी कुछ नहीं पता। अब पुलिस से भी कोई मदद नहीं, इधर कोई जानने पहचानने वाला नहीं। जो कुछ मदद की एक उम्मीद थी वो महज सीमा चौधरी थी। लेकिन जो सीमा चौधरी थी, कायदे से इस बात की तारीफ़ करनी होगी कि जहां सब लोगों ने हाथ उठा दिया था, वहीं पे सीमा चौधरी इस मामले को अपना समझती हैं और इस पूरे मामले को एकदम गंभीरता से लेती हैं। और लखनऊ से लेके बनारस तक हर एक जगह, हर एक दरवाजे को खटखटाती हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट करती हैं, जगह जगह पर्चे लेके जाती हैं। अब पुलिस वालों तक भी ये बात पहुंची कि सीमा चौधरी इस मामले में जुट चुकी हैं, बाकायदा इधर उधर लेके दौड़ रही हैं। तो फिर पुलिस वालों को भी लगा कि भैया अब जांच कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। ये सीमा चौधरी हैं, अभी मीडिया वगैरह का सहारा ले लेंगी तो फिर बदनामी, और फिर बदनामी होने के साथ साथ कुछ गाज भी गिर सकती है। तो जो काम पुलिस वालों को कायदे से 15 दिन पहले करना चाहिए था, उस काम को पुलिस वाले अब जून में करते हैं। जून में बाकायदा फिर कंप्लेन को सीरियस लेते हैं। लेने के साथ साथ फिर जांच पड़ताल शुरू होती है, और सबसे पहले अब माँ बाप से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता था और यहाँ क्या करने आया था। जब ये सवाल पूछते हैं तो जो माँ बाप थे वो बताते हैं कि हम लोग फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, मैं टीचर हूँ, मेरा बेटा भी 22 साल का है, और यहीं 80 घाट पे घूमने आया था। किसी होटल में उसने कमरा लिया था और वहीं से फिर वो गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं। अब जैसे ही ये खबर पुलिस वालों को लगी तो फिर पुलिस वाले उस 80 घाट पे जाते हैं। ये जो लड़का था उसकी तस्वीर लेके अलग अलग होटलों का सहारा लेते हैं। हर एक होटल में जा के पूछताछ करते हैं कि क्या ये लड़का आया था या नहीं आया था। उसके बाद काफ़ी दिनों तक, मान के चलिए 2 से 4 दिन तक लगातार जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो फिर अंत में एक होटल से पता चलता है कि हाँ, ये लड़का यहाँ आया था। अब जब पूछते हैं कि आया था तो फिर कब आया था, तो उस पर होटल मालिक बताता है कि हाँ 25 तारीख को आया था, सामान भी इसका यहीं पड़ा हुआ है। 26 तारीख को ये किसी काम से निकला रूम लॉक करके, और तब से लौट के नहीं आया। हम लोगों ने बाद में रूम खोला भी तो देखा उसके रूम में उसका सामान है। ना ही उसने बिल पे किया, ना ही अपना सामान लेने आया। तब से हम लोग खुद इंतज़ार कर रहे हैं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तब उन्हें लगता है कि इसका मतलब 2 ही हो सकता है, या तो ये 25 तारीख को यहाँ पे आया और कहीं भाग गया, और अगर भागा तो फिर अपने सामान को लेके जाना चाहिए था, और अगर भागा नहीं तो इसका मतलब किसी हादसे का शिकार हो गया। अब कायदे से लगभग 20 दिनों बाद पुलिस वालों के कान के नीचे जूं रेंगता है। अब जाके पुलिस वालों को लगा कि हाँ, कोई हादसा हुआ है, इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि अगर भागा भी होता तो अपने सामान को छोड़ के ना जाता। फिर क्या था, पुलिस वाले इस मामले को यहाँ से गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद अब जांच पड़ताल कायदे से शुरू करते हैं। जांच पड़ताल शुरू करने के बाद फिर एक एक चीज़ बारीकी से चेक करते हैं। उस लड़के के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाते हैं, कॉल डिटेल खंगालते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। उसकी लोकेशन को चेक करते हैं, उसके दोस्तों यारों से पता करते हैं। तो फिर एक ही चीज़ निकल के सामने आती है कि इस बनारस में उसके जानने वाला कोई था नहीं, थी तो महज एक लड़की जिसका नाम था अनुष्का तिवारी। अनुष्का तिवारी इसी बनारस का जो BHU है, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी,
वहीं से रह के एमकॉम की पढ़ाई कर रही थी और इसकी अच्छी खासी दोस्त थी, दोनों में अच्छी खासी बात होती थी। अब जैसे इस बारे में पुलिस वालों को भनक लगी तो जो माँ ने पूछताछ की थी वो तो एक शब्दों के दायरे में किया था, लेकिन पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो ये जो अनुष्का तिवारी है ये कुछ ज़रूर जानती होगी। फिर क्या था, पुलिस वाले इस अनुष्का तिवारी को उठाते हैं। उठाने के बाद जब कायदे से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं तो फिर अनुष्का तिवारी 2 नाम और लेती है। पहला नाम था जौनपुर का रहने वाला राहुल सेठ और दूसरा था सादा बालम। ये 2 नाम लेती है। अब इन दोनों नामों को भी उठाया जाता है। उठाने के बाद अब ये तीनों लोग पुलिस के सामने हैं। पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में तो काफ़ी देर तक ये तीनों लोग इधर उधर की बातें करते रहे, एक दूसरे के ऊपर दोस्त मढ़ते रहे, लेकिन फिर अंत में जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज पे आती है तो फिर अंत में एक कहानी निकल के सामने आती है। और इस कहानी के हिसाब से मान के चलिए कि आज से लगभग 15 साल पहले जो ये देवांश यादव था ये कानपुर में रहता था अपनी किसी रिलेटिव के यहाँ। ये कानपुर में रहता था। कानपुर में ये 6वीं से लेकर 9वीं तक एक इंटर कॉलेज है, सरस्वती ज्ञान इंटर कॉलेज। इसी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता है। इसी 6वीं से लेकर 9वीं की पढ़ाई के बीच इसकी मुलाकात वहीं की रहने वाली एक लड़की अनुष्का तिवारी से होती है। अनुष्का इसकी बैचमेट थी, इसी के साथ इसी की क्लास में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। बचपन में दोनों में दोस्ती होती है। 6वीं में भी एक साथ पढ़ते हैं, क्लास 7th में भी एक साथ पढ़ते हैं, 8th में भी एक साथ पढ़ते हैं, 9th में भी एक साथ पढ़ते हैं। 8th में पढ़ने के बाद कायदे से 9th में नहीं पढ़ते हैं। यहीं से इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आपस में जो प्यार था, जो रिश्ता था, वो हमेशा बना रहता है। अब इधर जो ये था देवांश यादव, ये चला आता है अपने घर फर्रुखाबाद। इधर जो अनुष्का है वो कानपुर में ही रह जाती है। लेकिन अब इन दोनों के बीच अक्सर फ़ोन पे बातें होती, अक्सर एक दूसरे के साथ मिलने की ये लोग कोशिशें करते। धीरे धीरे वक्त भले ही गुजरा, लेकिन ये जो दोस्ती थी ये कम नहीं हुई। वक्त के साथ ये दोस्ती भी गहरी होती गई और इन दोनों में जब एक तरह से उम्र हुई, एक दूसरे के लिए समझ हुई, एक दूसरे के लिए फीलिंग हुई, फिर इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार कर लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। चूँकि बचपन की दोस्ती थी, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी। अब उम्र भी बढ़ती जा रही, प्यार भी बढ़ता जा रहा। इधर जो क्वालिफ़िकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, वो भी बढ़ती जा रही। जो अनुष्का है उसने भी हाई स्कूल पास किया, इसने भी हाई स्कूल पास किया, उसने इंटर पास किया, इसने भी इंटर पास किया। उसके बाद फिर ये दोनों लोग अपने अपने ग्रेजुएशन में लगते हैं। अनुष्का चली आती है बनारस, BHU में उसका एडमिशन होता है। बनारस से वो पढ़ाई करती है। पढ़ाई के दौरान इसकी लगातार इससे बातचीत होती, दोनों में लगातार दोस्ती, दोनों में लगातार प्यार। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, दोनों एक दूसरे के साथ आए दिन मिलते, एक दूसरे के साथ बातचीत करते। जो कहानी दोस्ती से शुरू हुई थी वो कहानी अब प्यार में बदल चुकी थी। और इन दोनों का एक ही सपना था कि एक दूसरे के साथ शादी कर लें, शादी करें, एक दूसरे के साथ घर बसाएं। राहुल भी खुश था, माफ़ कीजिएगा, देवांश भी खुश था और अनुष्का भी खुश थी। लेकिन इसी बीच जब अनुष्का बाहर आती है, आने के बाद जब ग्रेजुएशन इसका पूरा होता है तो कहीं ना कहीं फिर इसके दिमाग में आता है कि कुछ पैसे कमाए जाएँ। पैसे कमाने के लिए फिर कुछ तरीके सोचती है, कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, कुछ या ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह का काम। और इसी दौरान इसकी मुलाकात जौनपुर के रहने वाले राहुल सेठ से होती है। राहुल सेठ एकदम मान के चलिए कि चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुआ। करोड़ों में इसकी प्रॉपर्टी थी, ऑनलाइन मार्केटिंग का इसका काम था और इसी ऑनलाइन मार्केटिंग के दौरान ही इसकी मुलाकात भी हुई थी। मुंबई में भी इसका ठीक ठाक बिजनेस था। स्टॉक मार्केट में इसके बड़े भाई साहब का अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रुतबा। परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं। इधर जो अनुष्का कभी रिक्शे से चलती थी, वहीं जो राहुल सेठ था बाकायदा कार से कॉलेज आता था, बाकायदा इसका एक ड्राइवर होता था। तो ये तमाम चीज़ें जब अनुष्का देखती है तो कहीं ना कहीं राहुल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। यानी जो प्यार था वो कहीं ना कहीं पैसों की खनक के आगे अब फीका पड़ने लगा। अब आए दिन ये राहुल के साथ मिलती, आए दिन राहुल के साथ बातें करती, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती। अब इसी दौरान अक्सर ऐसा भी होता कि जो देवांश है उसका फ़ोन आ जाता। अब जब देवांश का फ़ोन आता है तो फिर इसे लगता है कि देवांश तो किरकिरी बन रहा है। अब थोड़े टाइम तक तो उसने लिहाज रखा अपने रिश्ते का, लेकिन जब जब पैसा हावी हुआ, जब जब राहुल के पैसे को इसने देखा, उसकी शोहरत को देखा, तो फिर कहीं ना कहीं ये फिसलती चली गई और फिर राहुल को ये दिल दे बैठती है। अब दिल देना भी यहाँ पर दिल देने का ही अपमान होगा।
राहुल के साथ ये प्यार में पड़ जाती है, राहुल के साथ ये संबंध बनाती है। राहुल भी इसके प्यार में एकदम पागल। अब जब दोनों लोग राजी, तो जो पहला बॉयफ्रेंड था वो कायदे से अब एक्स हो चुका था। अब इस चीज़ की भनक देवांश को थी नहीं। देवांश लगातार फ़ोन करता, लगातार बात करने की कोशिश करता। जब कभी देवांश को पता चलता कि ये राहुल के साथ है, मतलब किसी गैर मर्द के साथ, तो देवांश को बुरा लगता, देवांश रोकता। जब जब रोकता तो फिर अनुष्का एक तरह से खून का घूंट पी के रह जाती। ये बचपन का दोस्त था, बाद में प्यार हुआ, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, इस बात को ये मानने को तैयार नहीं। इशारे ही इशारों में अनुष्का कई बार कह चुकी थी कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, लेकिन देवांश भोला मासूम सा है, 22 साल का लड़का, उसको कुछ पता नहीं। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरा और कहीं न कहीं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, तो जिस हिसाब से प्यार बढ़ा उसी हिसाब से अब नफरत भी बढ़ रही थी अनुष्का के मन में। अनुष्का अब चाहे जैसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। अनुष्का चाह रही थी कि चाहे जैसे जो देवांश है उसके रास्ते से हट जाए और वो राहुल के साथ सेट हो जाए। देवांश था कि पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, कायदे से उसको कुछ भनक भी नहीं। इसीलिए अब अनुष्का इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को बताती है। राहुल भी सुनता है, सुनने के बाद वो भी कहता है कि ठीक है, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। मैं क्या करते हैं? तो फिर प्लान बना कि क्यों ना इसको मार ही देते हैं। क्योंकि ये ज़िंदा रहेगा तो लगातार ये बात करता रहेगा, फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, एकदम जिद्दी आशिक है, पीछा छोड़ेगा नहीं, तो फिर इसको रास्ते से हटा देते हैं। अब अनुष्का भी रेडी, इधर जो राहुल था वो भी रेडी। तो फिर अब क्या करें? तो फिर प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ साथ जो अनुष्का है वो एक व्हाट्सअप कॉल करती है देवांश को। कॉल करने के बाद कहती है कि यार काफ़ी टाइम हो गया, हम दोनों मिले नहीं, आओ मिलते हैं, यहीं पे आना, उसके बाद तुम एक रूम ले लेना, थोड़े टाइम तुम्हारे रूम पे रहूँगी, उसके बाद तुम चले जाना। अब जैसे ही ये बात सुनता है देवांश तो एकदम खुश कि चलो, बड़े दिनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसको बुला रही है। वो फ़ौरन टिकट वगैरह कराता है, घर वालों को बताता है कि वो जा रहा है बनारस घूमने। उसके बाद पहुंचता है 80 घाट। 80 घाट पे एक रूम लेता है। लेने के बाद रात भर वहाँ आराम करता है। आराम करने के बाद 26 तारीख को अनुष्का को कहता है कि मैं आ गया हूँ, आओ मिलने। अब अनुष्का जो राहुल सेठ की गाड़ी थी उसको लेके पहुँचती है। राहुल की गाड़ी को चला रहा था उसका ड्राइवर शादाब आलम। अब गाड़ी को देखता है तो कहता है कि गाड़ी कहाँ से आई? तो कहती है, कह रहे ऐसे मैंने किराए पे ले लिया है, तुम बैठो। गाड़ी में उसको बैठाती है। बैठाने के बाद एक जूस ऑफ़र करती है कि जूस ले लो, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। अब प्यार में कोई कुछ लेके आए और कोई इनकार कर दे, ये तो संभव नहीं। तो फिर जो देवांश था एक सांस में पूरी जूस को पी जाता है। अब जैसे जूस को पीता है तो उसे चक्कर आने लगता है, क्योंकि जो अनुष्का थी उसने जूस में कुछ मिला दिया था। अब चक्कर आता है, आने के बाद फिर ये बेहोश। अब गाड़ी लगातार चल रही, लेकिन गाड़ी चलने के दौरान भी ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी भी कोई भी कैमरा लगा हो सकता है इस मेन हाईवे पे, इसलिए हाईवे के बगल से जो रोड निकली है उस पर गाड़ी चलाते हैं। तो जो सर्विस लाइन होती है उसी को पकड़ के ये इधर से उधर जा रहे हैं। गाड़ी आगे आगे और उसके पीछे स्कूटी से जो राहुल सेठ है वो चल रहा। अब ये लोग गाड़ी चला रहे हैं। चलाने के बाद फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं सुनसान जगह पे। तब तक जो देवांश है उसे भी होश आने लगता है। अब जैसे उसे होश आता है तो फिर गाड़ी रुकती है एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे। उस साइट पे गाड़ी रुकने के बाद फिर बाकायदा ये सारे लोग मिलकर देवांश को बाहर निकालते हैं और जो गिट्टी थी उसी गिट्टी पे देवांश के सर को पटकते हैं कि शायद पटकने से मौत हो जाए। लगभग 5 से 6 बार पटकते हैं, लेकिन देवांश सांसें ले रहा था, जिंदा था। तो फिर क्या करें? इसके बाद जो अनुष्का तिवारी थी वो एक पेचकस निकालती है। निकालने के बाद उसके गर्दन पे, उसके सर पे, उसके सीने पे लगातार वार करती है कि शायद पेचकस के वार से इसकी मौत हो जाए। अब लगातार वार करने के बाद भी, जो कि डर भी था कि कोई आ न जाए, 10 से 15 मिनट तक जब लगातार वार करते हैं और जब नहीं मरता तो फिर अंत में राहुल एक पिस्टल निकालता है और 3 गोलियां इस देवांश को मार देता है। अब गोली लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब कत्ल हो चुका था, अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। अब लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए और साथ ही बचा कैसे जाए? चूँकि ये फ़ोन लेके आया था, सारी चीज़ें हो सकती हैं, फंस सकता है मामला। तो फिर क्या करे? तो फिर बाकायदा ये जो अनुष्का थी वो देवांश के फ़ोन को लेती है, चूँकि लॉक वगैरह पता था। लॉक ओपन करती है। ओपन करने के बाद व्हाट्सएप पे जो कॉल हुआ था उसको डिलीट कर देती है। डिलीट करने के बाद फिर उस फ़ोन को ये लोग लेके निकलते हैं। निकलने के बाद बॉडी को गाड़ी में ही रखते हैं, उसके कपड़े वगैरह उतार देते हैं और फ़ोन, कपड़े, ये सारी चीज़ें
एक ट्रक पे फेंक देते हैं जो बिहार जा रही थी। अब ट्रक पे पीछे से फेंक देते हैं, यानी अगर फ़ोन की लोकेशन निकलेगी तो बिहार निकलेगी, दृश्यम वाला स्टाइल। और डेड बॉडी को इसी चंदौली में एक जगह है सिंधी ताली पुलिया, इसी सिंधी ताली पुलिया के पास फेंक देते हैं। 2 दिनों बाद ये बॉडी उसी चंदौली पुलिस को बरामद होती है, लेकिन वहाँ से इस बनारस का और फर्रुखाबाद का कोई लिंक मिल नहीं पाया, इसलिए पुलिस वालों ने उस लाश को लावारिसी समझा। तो पुलिस वाले जब इस मामले को पूरा सुनते हैं, खासकर उस महिला ने जब सुना जो इस देवांश यादव की माँ थी मीरा, तो उसने 2 बातें ऑन द कैमरा कही, और ये बातें बड़ी कचोटने वाली थी। पहली बात उसने यही कही कि तुम्हें जो सज़ा है वो कानून नहीं देगा, तुम्हें जो सज़ा है वो ये दुनिया देगी, भगवान देंगे, और ऐसा नहीं कि अगले जन्म में भुगतोगी, तुम इसी जन्म में भुगतोगी, और एक माँ की बद्दुआ है। साथ ही जो माँ थी उसने कहा कि अगर पुलिस वालों ने शुरुआत में इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद मेरे बेटे की बॉडी, यानी कायदे से हम लोगों का कोई था भी नहीं, इकलौता जो एक उम्मीद थी हमारा बेटा ही था, लेकिन ऐसी लापरवाही पुलिस वालों ने की कि अपने ही बेटे को हम लोग मुखाग्नि नहीं दे पाए और आखिरी दर्शन भी नहीं पाए। तो एक माँ की एक करुण पुकार सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं कलेजा फटता है कि एक माँ जिसका 22 साल का इकलौता लड़का, उसका इस तरह से कत्ल होना, और माँ बेचारी रो रो के ऑन द कैमरा ऐसी बातें बोल रही है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में मैंने शुरुआत में जो कहा था कि एक मैसेज मिलेगा। तो कई कत्ल होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कत्ल एक तरह से मजबूरी नहीं, एक शौक़ में लगता है किया गया। अगर वो लड़की चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, पुलिस कंप्लेन करती कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, घर वालों की मदद करती, देवांश के घर वालों से बोल सकती थी कि मुझे नहीं रहना, लेकिन उसने जो तरीका चुना वो कितना खौफनाक था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आपसे मैंने पूछा था कल कि लिंग का मतलब क्या है। तो इस सवाल का सही बहुत कम लोगों ने जवाब दिया, और चूँकि ये लिंग शब्द था तो ये हमारे देश की विडंबना ही है कि यूट्यूब ने भी बाकायदा फ़िल्टर किया इसको। तो लिंग शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, जो हम लोग अब तक समझते हैं कि लिंग का मतलब होता है कि जेंडर की पहचान या फिर प्राइवेट पार्ट, तो लिंग का ऐसा कोई मतलब नहीं है। एज ए जेंडर जो लिंग शब्द है, इसको हम लोगों ने जो देखा था, जो पहली बार देखा गया, वो देखा गया 1982 में। यानी 1982 से पहले जेंडर का मतलब लिंग होता ही नहीं था, लिंग को जेंडर के रूप में कभी नहीं देखा गया। 1982 में जाके जो अमेरिका वगैरह की किताबें, वहाँ पे लिंग और जेंडर को एक साथ रखा गया, एक दूसरे के बराबर। लिंग शब्द का जो सही अर्थ है वो होता है प्रतीक या फिर संकेत। प्रतीक या संकेत का मतलब ये होता है कि जैसे पूछा गया कि लिंग क्या है, तो यहाँ पे जब स्त्री हो गया तो इसका मतलब ये है कि स्त्री जाति को स्त्री जात का ये प्रतीक है, या फिर ये स्त्री तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, या फिर एक सिंबल कह सकते हैं कि स्त्री की एक सिंबल है। या फिर पुरुष है, लिंग का मतलब जो कहा जाता है कि लिंग वाले कॉलम में क्या है, तो लिंग वाले कॉलम में अगर पुरुष है तो इसका मतलब ये पुरुषत्व के एक तरह से प्रतीक हैं या पुरुषत्व के एक तरह से सिंबल हैं। और ये हमारे देश की विडंबना है कि सबसे प्राचीन भाषा हमारी थी। जब किसी को बोलना नहीं आता था तब हमारे पास गिनतियाँ थी, शून्य था, तमाम चीज़ें थी, हमारे पास वेद थे, हमारे पास पुराण थे। लेकिन ये हमारे देश की शिक्षा का एक दुर्भाग्य समझिए कि जब जेंडर मतलब लिंग समझा जाने लगा तो हम लोग इतने सिविलाइज्ड हो चुके थे, मतलब एक अंधी रेस लगी हुई थी कि हम जितना जल्दी इंग्लिश को अडॉप्ट कर लें, कि जो कुछ उन्होंने बताया हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और आज भी अगर आप इंग्लिश को सही मानते हैं तो कई ऐसे शब्द हैं जिसके माने आज तक इंग्लिश के पास नहीं है। कई ऐसे पेड़ होते हैं जो फॉरेन में नहीं है तो फिर हम उसको नहीं मानते, उनके पास उसकी स्पेलिंग नहीं है। जैसे नीम की कोई स्पेलिंग उनके पास नहीं है, जो कि फॉरेन में नीम का पेड़ होता ही नहीं, फिर नीम तो नीम है। उसी हिसाब से लिंग का ऐसा गलत मतलब निकाला गया कि जो शिवलिंग है उसका भी लोग अपमान करते हैं कि ये लिंग का मतलब वहाँ पे प्राइवेट पार्ट हो गया, जबकि लिंग का सीधा सीधा जो मतलब होता है वो होता है प्रतीक या फिर सिंबल या फिर रिप्रेजेंटेटिव। तो लिंग का मतलब अगर आप जान रहे हैं जेंडर, तो ये गलत है और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि इंग्लिश एक वैसी भाषा है जो सबसे गंदी और सबसे छोटी भाषा है, उसके पास ज़्यादा शब्द नहीं है, इधर उधर लड़ाता रहता है आपस में, उसके कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुए। हिंदी जैसा नहीं है कि हिंदी के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं कि कहाँ का होगा, कहाँ की होगी, उसके पास कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, उसी के साथ एक फैक्ट, और ये फैक्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का मेरा सवाल है, कुछ पढ़ाई लिखाई की भी बात करते हैं
कि जो जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो इस जेई का फुल फॉर्म क्या है और ये जेई मेंस का एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है। अगर आपको कुछ पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो फिर आप कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए, ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।